नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। भारतीय सैन्य बल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए दुश्मन की मिसाइलों को बेअसर किया। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी कर भारत के सुरक्षा कवच और सैन्य बल की ताकत की एक झलक दिखाई। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अभेद्य सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमला करने में अहम भूमिका निभाई। इसने दूर खान एयर बेस और रहीम यार खान एयर बेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वहीं भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को भारत पाक के बीच हाल के घटनाक्रम और हालात के बारे में आज देंगे जानकारी। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी स्थलों पर किए गए हमलों, दोनों देशों के बीच हुई सैन्य कार्रवाई, फिर से इसे रोकने को लेकर बनी सहमति के संबंध में विदेश मामलों की समिति को विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर सैन्य बल का कड़ा रुख जारी है। टीकेपोरा इलाके में सैन्य अभियान के तहत आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सेना की 34 RR SOG शोपियां CRPF 178 बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 लाइव राउंड्स और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एजेंट की पहचान रामपुर निवासी शहजाद के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार या बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि सभी हाई कोर्ट जजों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से रिटायर होने वाले परमानेंट और एडिशनल जज दोनों बराबर पेंशन के हकदार हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारों की गूंज रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई तिरंगा यात्रा में सुनाई दी। लखनऊ में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस यात्रा में शामिल हुए। उधर भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहां पर रुकना नहीं चाहते। हम अपनी देश की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमने तय किया है कि वे इस बार खरीफ की फसल के लिए हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का एक्शन है। पुलिस ने 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में एक भीषण हादसे की खबर है। आज सुबह खेड़ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 4 पहिया वाहन सीधे जगबुडी नदी में गिर गया, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सका और सभी की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ब्रासीलिया के भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस आत्मीय संवाद के अनुभव को अविस्मरणीय बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी ने अपने देश से हजारों मील दूर रहकर भी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आत्मसात कर भारतीय मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों को जीवंत रखा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रविवार को बेंगलुरु दूरदर्शन का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल म्यूजियम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हिमालय की गोद में स्थित आध्यात्म और संस्कृति के पवित्र स्थल आदि कैलाश के दर्शन कर धन्य हो गया। इस दौरान मुझे देश की रक्षा के लिए हर समय समर्पित हमारे वीर जवानों से मिलने, उनके साहस, पराक्रम और उत्साह का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल की बीडीएस टीम द्वारा गरियाबंद में 5 किलो के 2 आईईडी को नष्ट कर दिया गया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में सोलर प्लेट, तार, बर्तन और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की। सुकमा सीमा से लगे तेलंगाना के मुलुगु में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अधीक्षक के सामने 14 लाख के इनामी सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली के शाहदरा में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ई रिक्शा चार्ज करते समय आग लगने के बाद 2 बच्चों समेत 6 लोगों को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के जालंधर औद्योगिक क्षेत्र के एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी। केरल के कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में लगी आग। दमकल कर्मियों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। दमकल घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के त्रिची शहर के कई एक हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कुछ एक इलाकों में जलभराव होने के कारण लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बेंगलुरु में हुई भारी बारिश ने शहर के कई एक इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया। कई रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया। होरमावू इलाके में सबसे बुरा असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, लक्षद्वीप, केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ एक स्थानों पर 24 मई तक बहुत भारी वर्षा होने की आशंका। पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5-6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में जारी भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान के सूरतगढ़ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश से मौसम ठंडा हो रहा है तो कभी तेज धूप से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के सम्मान में रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में ये नजारा देशभक्ति से सराबोर हो गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में इस वर्ष अप्रैल में 17.81% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि $0.58 बिलियन तक पहुंच गई है। सरकार साल 2030 के आखिर तक कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की 5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए वो भारतीय सेमीकंडक्टर योजना 2.0 के अगले चरण की तैयारी कर रही है। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। बीते साल भारत में इलेक्ट्रिक तिपहिया बिक्री लगभग 20% बढ़कर लगभग 7 लाख इकाई पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छोटे शहरों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT रोपड़ की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत के लगभग 50% स्टार्टअप अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से उभर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच की संख्या को 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल से जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में सुधार होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। वो 20 मई तक वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ राजनीतिक स्तर पर गहन वार्ता करेंगे।
यात्रा के दौरान वो अमेरिकी वाणिज्य सचिव और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक करेंगे। साथ साथ इस बैठक में भारत के व्यापार वार्ता में विशेष सचिव भी शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही नई महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा। आरबीआई ने बताया कि केंद्रीय बैंक की ओर से पूर्व में जारी किए गए 20 रुपए के सभी नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्त वर्ष 26 में सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड अधिशेष लाभांश हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए की 11वें दौर की वार्ता पूरी कर ली है। दोनों पक्ष 2 चरण में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हो गए। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश में स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए स्पार्टन के साथ साझेदारी एग्रीमेंट साइन किया। इस साझेदारी के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्वदेशी सोनोवाय समाधान पेश करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। देश का फार्मा सेक्टर बीते 10 साल में किफायती, इनोवेटिव और इंक्लूसिव होने के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई और मजबूत पहचान बना चुका है। फिच ग्रुप के इंडिया रेटिंग्स के विशेषज्ञों का अनुमान है कि मजबूत मांग और नए उत्पादों के कारण अप्रैल 2025 में इस सेक्टर के राजस्व में सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। देश अब वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल की राह पर अग्रसर है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन की बेंगलुरु स्थित यूनिट लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की टीम अगले 5 सालों के लिए राज्यों से मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। सेबी ने 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक के बॉन्ड निर्गम के निजी नियोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। एयरटेल ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों से संयुक्त पहल करने की अपील की है। एयरटेल ने रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को पत्र लिखकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि वो ट्रेड रेमेडी जांच में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज जमा करने के लिए एक ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। चीन में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार चीन के कुछ एक हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 रही। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इजरायल गाजा पट्टी पर अपनी नाकेबंदी में ढील देगा और वहां सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री को जाने की अनुमति भी देगा। इजरायल ने यह घोषणा तब की जब दोनों पक्षों के सूत्रों ने कहा कि कतर में इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हम ईरान को 1% यूरेनियम संवर्धन की भी अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते में यूरेनियम संवर्धन न करने का समझौता शामिल होना चाहिए। विदेश मंत्री अराकी ने ईरान की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि संवर्धन जारी रहेगा, लेकिन ईरान ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है कि परमाणु हथियार न बनाए जाएं। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन मुद्दे पर फोन पर बातचीत होनी है। इसको लेकर यूरोप में भी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भी रविवार को अमेरिका, इटली, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की है। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने रूस पर एक तेल टैंकर को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने बताया कि एस्टोनियाई बाल्टिक सागर बंदरगाह से निकलने के बाद रूस ने तेल टैंकर को हिरासत में लिया है। एस्टोनिया के मुताबिक ये जहाज सिल्लामे बंदरगाह से बाहर जिस नेविगेशन चैनल का उपयोग कर रहा था वो रूसी क्षेत्रीय जल को पार करता है और टैंकर का स्वामित्व एक ग्रीक कंपनी के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं।
आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। बताया गया है कि कैंसर 82 वर्षीय बाइडेन की हड्डियों तक फैल गया है और इसके इलाज के लिए विकल्पों की समीक्षा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर दुख जताया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि वो जो बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यूरोपीय देश रोमानिया में मध्यमार्गी उम्मीदवार निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में जीत दर्ज कर ली है। बुकारेस्ट के मेयर निकोसोर डैन को करीब 54% वोट हासिल हुए। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कार्डिनल, बिशप, आर्कबिशप और पादरी वेटिकन पहुंचे। खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में खिलाड़ी 6 दिनों तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में भाग लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच से पकटटा, पेंटकॉक सिलाट और ओपन वाटर तैराकी शामिल होगी। प्रदर्शनी खेलों में मलखंभ और रस्साकशी शामिल होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। आईपीएल के आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स अगर ये मैच जीत जाती है तो उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी। अगर हार गई तो टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में प्लेऑफ में जगह बना ली है। टीम ने रविवार को खेले गए डबल हेडर के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने 200 रन का टारगेट 19 ओवर में बना लिया। बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया और ये बिना विकेट आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज है। गुजरात इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। गुजरात की इस जीत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। आईपीएल डबल हेडर के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 220 रन का टारगेट चेज कर रही राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। कान फिल्म महोत्सव के वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा भी अपना जादू बिखेर रहा है। सरकार की नई संस्कृति नीति और सिंगल विंडो शूटिंग परमिशन जैसी योजनाएं फिल्म उद्योग को और रफ्तार दे रही हैं। कान में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, वितरकों और फिल्म निर्देशकों से संवाद स्थापित करने का एक अनोखा अवसर मिला है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचा है। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है। मराठी सिनेमा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्मों स्थल मैच, स्नोफ्लावर, खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर को कान फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और फिल्म सिटी मुंबई के सहयोग से ये पहल युवा फिल्मकारों को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।